डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, जैसा कि आप जानते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल डायग्राम्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और मॉलिक्यूलर बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिलेटेड अयान्स डिस्कस किए। इसके अलावा हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में हमने बात की। हाइपोथेटिकल हीलियम मॉलिक्यूल है, वो बनता नहीं है। इसी तरह से लिथियम मॉलिक्यूल और उसके अयान्स के बारे में हमने बात की है। तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, इसकी फार्मूला चूँकि N2 है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू नाइट्रोजन एटम्स। चूँकि नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 7 है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो जिस वक्त दो नाइट्रोजन एटम जिस वक्त कंबाइन करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, हमें मालूम है ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होके अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और मॉलिक्यूल वजूद में आके उसमें नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए हमें मालूम है कि एक नाइट्रोजन का 1s2 दूसरे नाइट्रोजन के 1s2 के साथ रिप्रेजेंट ओवरलैप करेगा। मान लो ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, तो उस नाइट्रोजन का 1s2 इस नाइट्रोजन के 1s2 के साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन का 2s2 इसके 2s2 के साथ, इसी तरह से 2px1 2px1 के साथ, 2py1 2py1 के साथ, 2pz1 2pz1 के साथ। तो हम जानते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन हम देख रहे हैं, एक नाइट्रोजन अपने 1 2 3 4 और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है, दूसरा भी 5 को इस्तेमाल करता है। 5 और 5 हो गए, 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 5 जो हैं दे विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बल्कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है दैट इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, while as that of एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसलिए जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं उसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो हम एनर्जी के हिसाब से अरेंज करते हैं। सबसे नीचे वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर एटॉमिक या वो ऑर्बिटल आ जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर वो जो उससे जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, फिर वो जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो एरो है, मान लो ये इंडिकेट करती है कि डाउनवर्ड्स जाने से एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 1s के साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आ जाएगा, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आ जाएंगे। मान लो ये एक नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। जब ये दो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उनमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 1s है, ये भी 1s है। आप देख लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी ओवरलैपिंग से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक ये बनता है, इसका नाम है सिग्मा 1s, दूसरा ये बनता है, इसका नाम है
सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। यह पहले से जानते हैं कि जब दो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वहाँ पर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो जाहिर सी बात है एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। देख लीजिए बॉन्डिंग की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग वाली की ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 2s ऑर्बिटल 2s के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी 1s से ज़्यादा होती है, इसलिए ये यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ा ऊपर बनाया जाएगा इस तरह से। ये 2s ऑर्बिटल्स हैं, ये एक नाइट्रोजन का 2s है, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे ये भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये है, एक ये है। एक की एनर्जी कम होगी, दूसरी की ज़्यादा। तो ये जो है ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर 2px 2py और 2pz। चूँकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम बनाएंगे, उस एनर्जी लेवल डायग्राम में ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक ही लेवल पे आ जाएंगे। इस तरह से एक नाइट्रोजन के ये 3 ऑर्बिटल हैं, मान लो ये 2px है, 2py और 2pz। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे ये 1 2 और 3। ये दूसरे नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py और 2pz। इन तीनों की एनर्जी एक जैसी है। अब जब ये ओवरलैप करते हैं हमें मालूम है इसमें क्या होता है, इसमें 2px और 2py जो हैं ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, जबकि pz ऑर्बिटल जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और हमने पढ़ा है ये कि ये जो 2px और 2py जो हैं ये जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे इनकी एनर्जी जो है वो एक जैसी होगी और एक ही लेवल पे आ जाएंगे। इस तरह से यह है पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग, और इनकी वजह से 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। तो उनको हम यहाँ पे बनाएंगे पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से। तो फिर जो 2pz और 2pz ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करके 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक बॉन्डिंग मगर वो सिग्मा होते हैं, क्योंकि pz ऑर्बिटल्स अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये होगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, और दूसरा बनता है इनकी वजह से सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। और हम जानते हैं जो ये सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है पाई 2px और पाई 2py से। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए जो 2px 2py और 2pz है इनमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हुआ इस तरह से होगा, तीनों ऑर्बिटल्स में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब हम देखते हैं टोटल में, जैसे ऊपर भी हमने देख लिया, एक नाइट्रोजन में है 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल पे 14 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को जो अब तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे, अब हमें इन्हें अरेंज करना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है, पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग, इन दोनों की एनर्जी सेम है। फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों की एनर्जी सेम है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे, जब उन्होंने ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से निकलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। हम जानते हैं इसके लिए हमारे पास रूल्स लगे हुए हैं जो कि पहले ही बताया जा चुका है। अब्बा प्रिंसिपल है, हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो उन रूल्स के मुताबिक
सबसे पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा। वहाँ पर हमें अब्बा प्रिंसिपल गाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जब वो फिल होगा फिर उसमें चला जाएगा जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, फिर उससे ज़्यादा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर energies, that means they enter those orbitals first जिनकी एनर्जी कम होती है। तो इसलिए जो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा एस में जाएगा। जब ये सिग्मा 1s कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सिग्मा 2s में, सिग्मा 1s एंटीबॉडी में, फिर सिग्मा 2s बॉडी में, फिर सिग्मा 2s एंटीबॉडी में। इसी तरह से जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे पाई 2p एक्स बॉन्डिंग और पाई 2py बॉडी में, चूँकि इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है, चूँकि इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। पहले एक इलेक्ट्रॉन पाई 2x में जाएगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2y में जाएगा। फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर यहाँ पर पेयरिंग होगी। फिर अगर और इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर 2pz में आ जाएगा। अगर और बच जाएंगे तो फिर यहाँ आके फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देना है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जिस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे आपने देख लिया हमारे पास टोटल में 14 इलेक्ट्रॉन हैं। 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर 2 इसमें जाएंगे, हो गए 4, 2 इसमें जाएंगे, हो गए 6, 2 इसमें जाएंगे, हो गए 8। यहाँ पर पहले इसमें एक जाएगा, हो गया 9, एक इसमें जाएगा, हो गया 10। अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है एक इसमें हो जाएगा, हो गया 11, एक इसमें हो गए 12। अब 2 और बच जाते हैं, वो यहाँ जाएंगे इसमें। इस तरह से हमारे पास जो 14 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अरेंज कर दिए। ये जो पाई 2py एंटीबॉन्डिंग, पाई 2pz एक्स एंटीबॉन्डिंग, अब ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बन गई। अब अगर आप चाहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, हम इस तरह से लिख सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s to sigma 1s bonding to sigma 1s एंटीबॉन्डिंग टू, फिर है सिग्मा 2s बॉन्डिंग टू, फिर है सिग्मा 2s एंटीबॉन्डिंग टू, उसके बाद है पाई 2px, पाई 2px बॉन्डिंग, इसमें भी 2 हैं, और पाई 2py बॉन्डिंग इसमें भी 2 हैं। तो यहाँ पर एक नोट करके रखिए, आप देख लीजिए यहाँ पर चूँकि इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है इसलिए हमने बीच में इक्वलिटी साइन रख लिया। इसका मतलब हुआ कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा, फिर एक इसमें, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो उसके बाद क्या होता है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। तो आप ये भी कर सकते हैं चूँकि सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ये कम्प्लीटली फील्ड है, इसके बदले हम इस तरह से भी लिख सकते हैं के मीन्स के शेल इज कम्प्लीटली फील्ड। उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम रिपीट करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पे अब हम इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की का जो बिहेवियर है, जैसा कि हमने कल भी देख लिया, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर आपको स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी होगी मॉलिक्यूल की, तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि हम सिंपली काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा हुए तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा, अगर कम हुई है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो देख लीजिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं 2 और 2 4 4 एंटी बॉन्डिंग हैं। तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये होगा कि जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेबिलिटी जो है ये हम बॉन्ड ऑर्डर की बुनियाद पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल भी पढ़ लिया बॉन्ड ऑर्डर जो है इट इज़ इक्वल टू
1 half of number of electrons in bonding molecular orbital, that is 10, minus number of electrons in antibonding molecular orbital, that is 4. It means it is equal to 1 by 2 into 10 minus 4 means 6. तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जो है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मींस दैट मॉलिक्यूल इज स्टेबल। दूसरी बात कि चूंकि अब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 आ जाता है, इट मींस दैट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। और नंबर 4, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि हमने देखा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद बॉन्ड एनर्जी एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ इज लेस, बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट, वेल एज बॉन्ड एनर्जी इज हाई इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बुनियाद पर हमने फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्सप्लेन की। और एक और पॉइंट, वन थिंग मोर, कि आप इसका मैग्नेटिक नेचर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिस मॉलिक्यूल में सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक नेचर होता है। और जिसमें आधे ऑर्बिटल्स हाफ, कोई ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड होगा तो फिर वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फील्ड हैं, इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। उसके बरक्स अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल और नियान मॉलिक्यूल में एक डिफरेंस है जो हम पहले भी बता चुके हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम जो है बिल्कुल इसी तरह बनेगी। सिर्फ एक फ़र्क आप ऑब्जर्व करोगे, द वन डिफरेंस विच विल यू ऑब्जर्व, कि वहाँ पर जो सिग्मा 2p z ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू पाई 2px बॉन्डिंग एंड पाई 2py बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लेवल डायग्राम में सिग्मा 2p z नीचे आएगा, पाई 2px और पाई 2py ऊपर आ जाएंगे, बाकी सारी डायग्राम ऐसे ही रह जाएगी। तो इस तरह से अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 8। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसका मतलब है 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, टोटल पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दूसरे एटम में भी ऐसा ही होगा। तो टोटल पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है जिसमें एक मामूली सी डिफरेंस करनी है, सिग्मा 2p z को नीचे लाना है, इन 2 ऑर्बिटल्स को ऊपर लाना है, और फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, और फिर आप ये दूसरी बात इसके बारे में कर सकते हैं। तो हम बना लेंगे यहाँ पर, ये है 1s और 1s, ये 2 कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। फिर इसी तरह से 2s और 2s कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर ये 3 मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं 2 एटम्स के, वो कंबाइन करके बनाएंगे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 3 में से एक बनेगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, दूसरा बनेगा इसका सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, 2pz पाई सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। फिर 2 बनाएंगे पाई 2px बॉन्डिंग एंड पाई 2py बॉन्डिंग, पाई 2 बनेंगे 2px बॉन्डिंग 2py बॉन्डिंग, और 2 बनेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ऑक्सीजन की बनेगी। अब देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम्स में कितने हैं। ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, y में 1, z में 1। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन एटम में होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इस तरह से बनेंगी। तो उसके बाद क्या होगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन रहे हैं,
8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 इसमें, 2 इसमें हो गए 4, 2 इसमें हो गए 6, 2 इसमें हो गए 8, 2 इसमें हो गए 10, 2 इसमें हो गए 12, 2 इसमें हो गए 14। अब 2 बचते हैं, उसमें से एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें क्या होगा आप देख लेते हैं। उसमें अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज, सबसे पहले ऑक्सीजन की मैं लिखूंगा के मीन्स के शेल इज ऑलरेडी कंप्लीट, जैसे मैंने यहाँ पर हेड नाइट्रोजन में बता दिया। अब उससे आगे देख लीजिए क्या आएगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, उसके बाद सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2, उसके बाद पाई 2px बॉन्डिंग 2 इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग 2, उसके बाद आएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1। ये बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए देखना होगा कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा है, तो पहले देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। दैट इज NB इज इक्वल टू 10। Na कितना रहता है, जाहिर सी बात है 16 टोटल हैं तो Na 6 रहेगा। तो NB माइनस Na इज इक्वल टू 4। बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दैट विल बी 1/2 ऑफ NB माइनस Na, दैट विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, NB ग्रेटर है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होगा ये भी स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर चूंकि 2 है इसलिए इसमें भी 2 बॉन्ड्स बनेंगे, डबल बॉन्ड होगा इसमें। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनते थे, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंगे जो होगी दैट विल बी अ लिटिल लॉन्गर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हम देख रहे हैं इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड हैं। इसका मतलब है हाफ फिल्ड होने का मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसका पैरामैग्नेटिक नेचर जो है ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बुनियाद पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बुनियाद पर इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आसानी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने स्टार्ट पे कहा था, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी उस वक्त हमने यही पॉइंट रेज किया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो तो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मगर जो बिहेवियर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है उसको वो एक्सप्लेन करने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो बनता है वो डायमैग्नेटिक बनता है, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ऑक्सीजन का हम सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बुनियाद पर ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो इसी तरह से आप अपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के लिए है वो ये कि जिस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है फॉर्मेशन तरीका तो एक ही है एक्सप्लेन करने का, सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम में एक जगह डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप देखोगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान में, इन तीनों में ऑक्सीजन जैसी एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगी और बाकी जो नाइट्रोजन और उसके जो नीचे एलिमेंट्स आते हैं उनके लिए बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी लेवल डायग्राम होगी जैसे हम नाइट्रोजन में बनाते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। इसके जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं अब आप उनको इसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।